डियर फ्रेंड्स, काफ़ी समय से मैंने अपनी कहानी या मेरी कहानी के बारे में आपको कुछ नहीं कहा। आज मैं आपको अपना जो स्टे मुकेरियाँ और गुरदासपुर के बीच में एक जगह पर जहाँ जिसको तिबड़ी कहा जाता है, आजकल वहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया है और वो तिबड़ी कैंटोनमेंट एरिया कहलाता है। बॉर्डर क्रॉस करके जब हम लोग ट्रक में, आर्मी ट्रक में बैठ गए और काफ़ी दिनों बाद जम्मू, सांबा, हिमाचल कई जगहों पे चक्कर लगा करके और फाइनली मेरे ननिहाल वालों के साथ में मेरे पिताजी इस जगह पे पहुंचे। इस जगह का नाम था, 3 गांव थे सीक्वेंस में, एकदम एक लाइन में, कोई 2-2 फरलांग छोड़ करके, और इन गांवों का नाम था नंगल, नवीन और कराल। इन गांवों के पास में एक पुल था जहाँ से एक बड़ी नहर जो पठानकोट से आती थी वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती थी और दोनों तरफ 2 बड़े बड़े पुल थे और उनमें से जब ये नहर दोनों 2 तरफ फट करके चलती थी, दोनों में पानी बहुत ज़्यादा होता था और बहुत ही वहाँ से पानी की आवाज़ आया करती थी। इस जगह को पुल तिबड़ी के नाम से लोग जानते थे। उसी तिबड़ी के पुल के पास में ही एक गेस्ट हाउस था और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दुकानें थी और उन्हीं दुकानों के पास से नहर के किनारे से रास्ता जाता था जो आज भी है। उस पे गेट लगा था लोहे का, जो तब भी था, आज से 77 साल पहले, और आज भी है। लेकिन वो गांव नहीं है। वो तीनों गांव, नवीन, कराल और नंगल, तीनों गांव वहाँ पे नहीं है। उस गांव की ज़मीन पर आर्मी का कैंटोनमेंट बना 1975 में, जो आज तक स्थित है। यह इलाका बहुत ही सुंदर था और यह छंब का इलाका था। छंब उसे कहते हैं जहाँ पे पानी, सेमा यानी कि पानी जमीन से अपने आप निकलता है, और यहाँ पे ऐसा ही था, आज भी है। जमीन से अपने आप चश्मों के रूप में पानी निकलता था जो इकट्ठा हो जाता था और थोड़ी थोड़ी दूर पर ये पानी जैसे उबल रहा हो उस तरह से ज़मीन में से निकलता था और वो सारा ड्रेन होकर के और वहीं पे एक नेचुरल सी कैनाल बना देता था आगे, जो कानोमान की तरफ जाती थी। उस कैनाल में पानी किसी नहर से नहीं आता था। उस कैनाल में पानी वहीं का, यानी कि वो जो वहाँ सेमे की ज़मीन से, छम में से पानी निकलता था ज़मीन में से, वही पानी इकट्ठा होकर के उस नहर को बनाता था या नाले को बनाता था, जो भी आप उसको नाम दें। और उसके बाद थोड़ी दूर आगे जा कर के ब्यास नदी का पाट था। तो ब्यास के पास में ये सेमे की नहर, उसके बाद ये 3 गांव और लेफ्ट साइड में तिबड़ी, जहाँ पे 3 नहरें, एक बड़ी नहर आ रही है जो 2 में डिवाइड हो रही है, दोनों तरफ पुल बने हुए हैं। बड़ी सुंदर दृश्य हुआ करता था ये, क्योंकि फुटहिल्स का एरिया है। रात को या दिन में पहाड़ दिखाई देते थे, पहाड़ों पे रोशनी, पहाड़ों पे ट्रक चलते हुए वो अक्सर वहाँ से दिखाई देते थे, जो बच्चों के लिए अक्सर अच्छा पास टाइम हुआ करता था। पहाड़ में कहीं आग लग गई या कुछ और घटना हुई तो वहाँ से साफ दिखाई देती थी और वह बच्चे लोग काफ़ी उसको देख करके शाम को अपना टाइम पास करते थे। वहीं नवीन गांव में
नंगल गांव में, नवीन में नहीं, नंगल गांव में, गांव के बाईं तरफ दो बहुत बड़े बरगद के पेड़ थे। बहुत बड़े बरगद के पेड़ थे, आज भी हैं, अभी भी हैं, कंटोन वटोन उनको काटा नहीं है। उन्हीं दो बरगद के पेड़ों के नीचे एक स्कूल लगता था। वही इन 3 गांवों का स्कूल था और टीचर लोग उसी स्कूल में वहीं पे पेड़ों के नीचे ही स्कूल लगाते थे और वहीं पे बच्चों को पढ़ाया करते थे। एक स्कूल की बिल्डिंग थी, लेकिन वो अक्सर बहुत छोटी थी और बरसात में अक्सर उसमें से पानी गिरना शुरू हो जाता था। उसमें सिर्फ एक ही बड़ा कमरा था जो थोड़ा ठीक था, जिसमें बच्चे बैठ सकते हैं। तो अगर बरसात होती थी तो बच्चे वहीं शिफ्ट होकर के पढ़ते थे या स्कूल वहीं लगता था। ये सारा गांव जो कराल था वह मिला मनसोत्रों को, जो कि मेरे पिता का नहरल पक्ष था, क्योंकि सारे गांव उस समय जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके में गोत्र के हिसाब से ही गांव हुआ करते थे। शायद अब भी ये परंपरा पंजाब में है। तो ये मनसोत्रे लोग जो कि भटली नाम के गांव से आए थे, उनका नाम भटली था गांव का, शकरगढ़ तहसील में, और वहाँ से वो लोग आए थे। और मेरे पिताजी, क्योंकि वो खाली उनके फादर ही साथ थे और हम लोग बाद में आए, पिताजी जैसे हमने बताया कि वो काबुल में थे, काबुल से सियालकोट आए, सियालकोट से गांव आए, तो इस प्रोसेस में काफ़ी समय लग गया। और तब तक भटली के लोग जो हैं, जो मेरे पिताजी का ननिहाल पक्ष था, वो पहले ही निकल चुका था और उनका रास्ता भी अलग था। वो गुरदासपुर की तरफ से होकर के निकले, क्योंकि वो एरिया पठानकोट वाली साइड उनके नज़दीक पड़ती थी, तो इसलिए वो उस एरिया से निकले। हम लोग क्योंकि जम्मू के पास थे तो इसलिए जम्मू की साइड से निकले, और वहीं जम्मू सांबा घूमते हुए, हिमाचल घूमते हुए, उस वक्त हिमाचल नहीं था, वो पंजाब ही था, और घूमते घामते आर्मी वालों ने जब छोड़ा तो तब मेरे पिताजी ने अपने ननिहाल पक्ष की तलाश की और वो उनके पास में आ गए। लेकिन वो तब तक उनको कराल गांव में जगह मिल चुकी थी, गांव में घर मिल चुके थे, ज़मीनें उनको अलॉट हो चुकी थी। इसलिए वहाँ आकर के मेरे पिताजी अपने मामा, जो उनके सगे मामा थे, वैसे तो क्योंकि एक ही गोत्र के लोग थे तो सभी क्लोज रिश्तेदार थे, सब कजन्स थे मेरे फादर के मामाओं के, लेकिन जो उनके रियल मामा थे, यानी कि उनकी मदर के जो रियल ब्रदर थे, उनके पास में वो रहने लगे। लेकिन वो घर बहुत छोटा पड़ता था और उसमें 2-3 फैमिलीज रह रही थी। हालांकि मेरे जो पिताजी के मामा थे उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जो मेरी सिस्टर थी, मेरे जो दादाजी की सिस्टर थी, वह भी उन्हीं के खानदान में ब्याही हुई थी, इसलिए वो भी वहीं रहती थी। तो कुल मिला के, और उनका एक बच्चा भी था जो पिताजी की उम्र का था, तो कुल मिला के वो घर बहुत छोटा पड़ने लगा, जिसमें हम लोग जाके ठहरे। लेकिन खैर कुछ समय तक वो अपने मामा के पास ही रहे, मैं भी वहीं था, मेरी होश आने तक वहीं था मैं। और पिताजी फिर बीमार भी हो गए थे, तब उन्होंने ही सेवा की, और जो मैंने कहानी बताई कैसे वो ट्यूबरकुलोसिस होने के बावजूद भी ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद में फिर उनकी पोस्टिंग का लेटर भी आ गया। तो ये सारा कुछ वहीं घटा। पहली बार में जब पिताजी वहाँ थे और जाने लगे तो वो स्कूल में नहीं गया था, लेकिन जब मैं कुछ महीने वहाँ और रहा, थोड़ा बड़ा हो गया, 1-2 साल बाद, शायद 4-5 साल का हो गया होगा, 5 साल का हो गया होगा, तो पिताजी जब आए तो उन्होंने कहा भी तुम भी स्कूल जाया करो। तो मैंने कहा मेरा स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है तो मैं कैसे जाऊंगा। तो खैर मुझे ले गए उस स्कूल में। उस दिन बहुत बरसात हो रही थी, इसलिए साला स्कूल वो एक बड़े कमरे में गांव के अंदर जो था, कच्चा कमरा था, पक्का नहीं, ईंटों वाला कमरा नहीं था, वो कच्चा जैसे गांव में कमरे होते हैं उसी तरह का था वो।
तो उसी में ले जाके मुझे ले गए। मुझे अच्छी तरह से याद है, टीचर्स ने मेरे को लिया और वो एक गेम होता था उस ज़माने में जो चलाते थे साइड से, तो कुछ तस्वीरें नज़र आती थीं शीशे में से, तो वो मुझे दिखाते रहे, ये कुतुब मीनार है, लाल किला है उसमें, और मेरे को काफ़ी चुप कराया क्योंकि मैं चुप नहीं हो रहा था, काफ़ी रोया स्कूल जाने में, इतना मुझे याद है। उसके बाद पिताजी वहाँ से चले गए और मैं वहीं रहने पर लगा। थोड़े समय बाद पिताजी फिर वापस आए और उन्होंने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा गांव से बिल्कुल लगा हुआ, सटा हुआ, जो उनको तनख्वाह वगैरह मिली, उस पैसे से उन्होंने उस गांव में ज़मीन अपनी अलग से, क्योंकि उस छोटे से घर में 3 फैमिली नहीं एडजस्ट हो पा रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने अपना अलग से ज़मीन लेके उसमें घर बना लिया, 2 कमरे डाल दिए। गांव में इसी तरह से होता है। तो मेरी मदर और मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गए और तब तक मैं स्कूल जाता था। बड़े मेरे अच्छे मित्र बने वहाँ पे। गद्दी, उसका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, उनकी डेथ हो गई बड़ी छोटी उम्र में ही, शायद जुगल नाम रहा हो। फिर उसके बाद एक मेरे मित्र रूप, जो चंडीगढ़ में, रूपलाल, जो चंडीगढ़ में थे कुछ समय पहले, मैं उनसे मिला था। और इस तरह काफ़ी बच्चे वहाँ पे मेरे उस वक्त दोस्त बन गए जो स्कूल में जाया करते थे। तो उनके साथ ही रोज़ मैं स्कूल चला जाता था पैदल और स्कूल से वापस आता था। स्कूल 3-4 किलोमीटर पड़ता था, मंगल में था, 2 गांव छोड़ करके। तो पहले तो मैं नहीं समझता था कि इतना लंबे बचपन में तो नहीं पता चलता था, पर अभी मैं जब एक बार गया वहाँ तो मैंने आइडिया लगाया 2-3 किलोमीटर है। गणेश मित्र मेरा फ्रेंड वहाँ बना, तो काफ़ी बच्चे वहाँ मेरे फ्रेंड वगैरह बने। लेकिन कुछ समय बाद ही जब मेरे छोटे भाई, दूसरे छोटे भाई लोग थे, तो पिताजी ने मेरे को थोड़ा बड़ा जान के कि मैं सबसे बड़ा हूँ, वो मेरे को अपने साथ लोहारू ले आए, क्योंकि तब लोहारू पोस्टिंग हो गई थी जैसे मैंने पहले बताया। तो वो मेरे को लोहारू लेके आ गए, तो मैं लाहौर चला गया था, स्कूल छूट गया। और इसी तरह से गांव में आना जाना लगा रहा। लोहारू उस वक्त पंजाब में पढ़ता था, तो हर 2-3 महीने बाद पिताजी आ जाते थे, तो मैं भी साथ में आ जाता था। फिर चले जाते थे अपने काम के हिसाब से। और उनका कुछ काम पहाड़ों में, हिमाचल, जो आजकल का हिमाचल है, उस वक्त का पंजाब और J&K में तब भी चलता था, तो इसलिए वो उस काम करने के लिए भी उनको आना पड़ता था। तो जब भी आते थे तो 5-7 दिन घर पे रुक लेते थे गांव में, तो मैं भी रुक लेता था। और उन 5-6 दिनों में मैं बच्चों के साथ स्कूल चला आता था। कोई रेगुलर स्कूल मैंने वो अटेंड नहीं किया, वहाँ कोई रेगुलर मैंने स्कूल अटेंड नहीं किया। लेकिन जब भी मैं गांव में आता था, चाहे 5 दिन के लिए आया, 7 दिन के आया, मैं दूसरे बच्चों के साथ स्कूल में चला जाता था। लेकिन स्कूल वाले मेरे से बड़े प्रभावित थे, टीचर, क्योंकि मुझे गणित बड़ी अच्छी आती थी और मैं बाकी बच्चों से सीखने में कुछ तेज था। तो जो भी पढ़ाते थे, जबकि मैं बहुत ही रेगुलर था, कोई रेगुलर स्टूडेंट नहीं था उनका, लेकिन जब भी आता था प्रश्नों के उत्तर देना और करना सब मैं बड़ी तेज़ी से दे दिया करता था। शायद प्रभाव रहा हो मेरे पे वहाँ रहने का, लोहारू में रहने का, क्योंकि जैसे मैंने बताया वहाँ पे एक फादर साहब के मित्र थे जो मुझे पढ़ाते रहते थे। तो ओवरऑल मेरी वहाँ पे स्कूल में रेपुटेशन अच्छी बन गई, लेकिन मैं रेगुलर स्कूल में भर्ती नहीं हो पाया। वहाँ मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, मैंने सिर्फ वहाँ पे एक ही एग्ज़ाम दिया, वो भी 1-2 सब्जेक्ट में, वो था चौथी का एग्ज़ाम। क्योंकि 4th क्लास का एग्ज़ाम जो होता है वो वहाँ नहीं होता था। एक दूसरा गांव था, नया ग्राम या ऐसे कुछ, उसका नया गांव या ऐसे कुछ नाम था उसका, तो वो सेंटर था। तो सब बच्चों को, जो कि गांव से 10 किलोमीटर दूर था, और हम सभी लोग वहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे होकर के गांव जाते थे
एक दो घंटा लग जाता था वहाँ पहुँचने में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा दूर दूर होगा। और वहाँ पे फिर चौथी का हमारा टेस्ट हुआ था, मैथमेटिक्स का भी और सबका। तो उस वक्त ओरल टेस्ट ज़्यादा हुआ करते थे। जैसे मैथमेटिक्स का है तो खड़े कर दिया सबको लाइन में, और सवाल सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड होता था, उस पर लिख दिया, और फिर सब बच्चे उसको पढ़ेंगे और स्लेट के ऊपर उसको करके आंसर लिख के, और आंसर जो है फाइनल आंसर लिख करके और स्लेट को उल्टा करके रख देंगे। फिर टीचर्स आएंगे, वो स्लेट उठा के देखेंगे आपका क्या है। वैसे ही सुलेह का सभी सारे एग्ज़ाम प्राय ऐसे इस तरीके से हुआ करते थे, जो बड़ा फूल प्रूफ मेथड था, अच्छा मेथड था, नकल नहीं कर सकते थे बच्चे। और उसमें मेरे अच्छे नंबर चौथी क्लास में आ गए थे। हालांकि चौथी का मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं था, जैसे मैंने कहा मैं आता जाता रहता था, लेकिन मेरे नंबर मेरे अच्छे आ गए थे। लेकिन फिर मैं उस चौथी के बाद लोहारू चला गया, और फिर लोहारू में जाने के बाद में पिताजी का ट्रांसफ़र सीकर हो गया, तो सीकर चला गया। मेरे पास कोई रेगुलर स्कूल का अटेंडेंस सर्टिफिकेट नहीं था। शायद मैंने अपनी फोर्थ क्लास के एग्ज़ामिनेशन का कुछ पेपर्स ले लिए थे, ऐसा मुझे याद पड़ता है। और शायद वही आधार बना होगा मुझे डायरेक्ट छठी सातवीं क्लास में भर्ती करने का बाद में। तो इस तरह उस गांव में हम रहे, बड़ा सुंदर वहाँ पे दृश्य था और बड़ी सुंदर जगह थी। जैसे मैंने कहा, एक तरफ दरिया, दरिया के पार मुकेरियाँ। हमारे गांव में और मुकेरिया में यही फ़र्क था कि हम ब्यास के लेफ्ट हैंड साइड में थे, मुकेरियाँ ब्यास के राइट हैंड साइड में है। अगर पहाड़ से आप उल्टा मुँह करके खड़े होते हैं, और बीच में वो दरिया था, और एक तरफ चारों तरफ पानी ही पानी था, मैं ये कहूँगा। और वहाँ पे तालाब भी बहुत थे आसपास, कुछ लेक जैसी जगह जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है, वो भी थे। और फिर सेमा वाटर जो ज़मीन से अपने आप निकलता था, आज भी निकलता है। और वहाँ पे अगर आप ये ट्यूबवेल लगाते हैं तो उसमें मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, खाली आप बोर करके और वो डाल दीजिए, पाइप है उसमें से अपना पानी निकलता रहेगा। उस ज़माने में 70 साल पहले भी निकलता था, आज भी निकलता है। कई वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जिनमें आप देखेंगे कि उस गांव की ये ख़ास बात है कि अपने आप ज़मीन से पानी निकलता है, वो तो अलग बात है। उसके अलावा अगर आप बोर करके डाल देंगे पाइप, तो उसमें से अपने आप बिना किसी मशीन के पानी निकलना आ जाए, और उतने फोर्स से पानी आता है कि आप उसको बंद भी नहीं कर सकते, वो बहता ही रहेगा। खैर, जैसे मैंने कहा, पास में नहर है, वो सारा जो वाटर यूज़ नहीं होता है वो नहर में चला जाता है, फिर नहर से आगे जाता है, वहाँ के लोग सिंचाई करते हैं। तो इस तरह की सुंदर जगह थी जहाँ पे हमें मिला था। उसके बाद में मेरे पिताजी जो हैं वो वहीं पे, मतलब वहीं पे उन्होंने थोड़ी ज़मीन खरीदी कि जैसे, और सैलरी वगैरह मिली, कुछ एरियर वगैरह मिले उनको। तो वो एरियर वगैरह जो पैसा मिला उनको कंपनी ने दिया। अमेरिकन लोग थे तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, अंग्रेज लोग जैसे हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं अपना एम्प्लॉयज़ का। तो उन्होंने सबको हेल्पिंग मनी दी। तो वो हेल्पिंग मनी से उन्होंने वहाँ पे कुछ ज़मीन वगैरह अपनी खरीद ली थी, क्योंकि हमें ज़मीन नहीं मिल सकती थी, हम डिफरेंट गोत्र के थे। और ये मनसोत्रा लोग जो हैं, इनका गांव था और इनको मिला था गांव, तो इसलिए उनके सब लोगों को तो ज़मीन मिल गई। लेकिन मेरे तो पिताजी का वो ननिहाल था, तो इसलिए वहाँ रहने के कारण हमें कोई ज़मीन किसी तरह से नहीं मिल पाई। हमें थोड़ी दूर जाके पास में थोड़ी सी ज़मीन मिली थी, जिसको भी पिताजी ने बाद में अपनी जब सैलरी वैलरी शुरू हुई तो उसको बढ़ा लिया था, क्योंकि उनको बहुत शौक़ था। मेरे दादाजी को भी ज़मीन का बहुत शौक़ था, उनको बहुत शौक़ था, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी ज़मीन थी। और ज़मींदार जो एक बार बन जाता है वो हमेशा ज़मीन, और ज़मीन के बिना वो रह नहीं पाता। तो वैसे ही मेरे पिताजी और ग्रैंडफादर दोनों बहुत इच्छा थी उनकी कि हमारे पास ज़मीन हो। तो खैर काफ़ी कुछ उन्होंने वहाँ पे ख़रीद भी ली थी। और वहीं बच्चों के साथ खेलते हुए खेलते थे, ब्यास तक पहुँच जाते थे रात को, ब्यास को पार भी कर लेते थे रात को कभी कभी। अब मैं सोचता हूँ कैसे करते होंगे। उसके बाद में एक दो बार ब्यास भी देख के आया, मुझे बड़ा अचंभा लगा। ब्यास का बेड़ा लगता था वहाँ पे। आज मैं जब याद करता हूँ वो समय, और फिर दोबारा जाके मैं उस ब्यास रिवर को
उस कैनाल को, नेचुरल कैनाल को और तिबड़ी को, वो गांव तो खैर अब रहे नहीं, मैं देखता हूँ तो बहुत आश्चर्य होता है। ब्यास पे पुल है जो हमारे गांव को जोड़ता है ब्यासा के पार मुकेरिया से। अब अगर जाना हो तो आप मुकेरिया से अगर उतरेंगे तो गांव में जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि 3-4 किलोमीटर ही होगा, और गुरदासपुर दूर है, 7-8 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि उस समय उस ब्यास को रात को हम पार कैसे करते थे। बहुत बार हम बेड़ा तोड़ करके, उस वक्त, अब तो पुल है, उस वक्त पुल नहीं होते थे, बेड़े होते थे। बेड़े यानी कि लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स, उनको जोड़ करके और एक बेड़ा बनाया जाता था जिसको बांस से पकड़ के चलाते थे, और उस पे सब कुछ, आदमी भी, जानवर भी, और इवन गाड़ी भी, अंदर मोटरसाइकिल वगैरह हुआ करते थे, या फिर कार वगैरह हुआ करती थी, कार नहीं, ये जीप्स वगैरह हुआ करती थी। वो सब उस पर रख दिया जाता था, और फिर वो उसको बांस की सहायता से चला करके और उसको पार ले जाते थे। तो बच्चे लोग रात को गांव से आकर के कभी कभी बेड़े को तोड़ करके शरारत में और इसको ब्यासा पार ले जाते थे, क्योंकि ब्यासा पार में बहुत अच्छे खरबूजे और तरबूज हुआ करते थे उनको तोड़ने के लिए। आज सोच के डर लगता है कि ये सब कैसे किया होगा, और शायद अब कोई करता भी नहीं होगा, पर वो समय कुछ और था। उस समय जो जीवन बीता वहाँ पे, जब तक मैं सीकर नहीं पहुँचा तब तक मेरा बहुत आना जाना था। सीकर जाने के बाद आना जाना बहुत कम हो गया। तो वहाँ पे वह जो जीवन मुझे याद आता है, गांव का जीवन, एकदम स्वच्छंद, रात को 12 बजे तक घूमते रहना, खेलते रहना, सिपाही पुलिस और लुकम छिपाई क्या केस हुआ करते थे, वो खेल हुआ करते थे खेतों में, जंगलों में। आज मैं सोचता हूँ वो हम कैसे कर पाते थे, इतने निर्भय और निडर कैसे थे। अपने इवन 75 तक मैं वहाँ जाता रहा हूँ कभी कभी, जब तक गांव वो ख़त्म नहीं हुआ, और कभी रात को 12 बजे भी पहुँचा हूँ, 1 बजे भी पहुँचा हूँ। खेतों को काट के, रास्ता कोई सीधा नहीं था, 7-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, खेतों में चलना पड़ता था। रात को 11 बजे कैसे चल के हम जाते थे, ये आज सोच के डर लगता है। वहाँ कोई लाइट, बिजली नहीं थी कहीं भी, गांव में बिजली नहीं थी, कोई साधन नहीं था बिजली का। आटा पीसने की चक्कियाँ थी तो पन चक्कियाँ थी जिस पे लोग आटा पिसाते थे, या फिर ज़्यादातर लोग अपने घर में ही आटा पीसते थे। हर चीज़ घर पे ही तैयार होती थी। कैसा समय था, कितना सुंदर समय था। और मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा है, तो मैं वही कहूँगा जब मैं कराल गांव में था। वो सबसे सुखद समय था। किसी ऊपर कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था। पैसा नहीं, किसी के पास पैसा नहीं। जब मेरे पिताजी को जाना था नौकरी पे, टेलीग्राम आ गया, तो कुल खर्चा उन्होंने लगाया था 9.5 रुपये। पूरे गांव के पास में 9.5 रुपये नहीं थे मिला करके, सो उनको वहाँ से वो कोई उनको दे सके। एक हमारे दूर के रिश्तेदार थे, उनके पास एक 10 रुपये का नोट था, उन्होंने वो दिया और उससे वो नौकरी ज्वाइन कर गए लुहारों। ऐसी स्थिति, और पैसे की भी जरूरत भी नहीं पड़ती थी, सारा बार्टर सिस्टम था। चने लेकर के गेहूँ ले लो, गेहूँ के बदले में चने ले लो,
हर चीज़ बार्टर सिस्टम में चलती थी, सब्जी, कपड़ा। ये जो बहुत से लोग आजकल बजाज लिखते हैं, वो एक्चुअली वो बजाजी बेचने वाले साइकिल पे आया करते थे, जिनको बजाज कहते थे। बजाजी यानी कपड़ा। तो वो कपड़े पे साइकिल पे पीछे बांध करके कपड़ा रो लेके गाँव में आते थे, और वो भी बदले में अनाज ही ले आते थे, क्योंकि पैसे का चलन था ही नहीं शुरू में, बिल्कुल चलन नहीं था। वो उनकी साइकिल के पीछे थान बंधे होते थे, और साइकिल का जो डंडा होता उसके नीचे एक बोरी का बना हुआ एक बहुत बड़ा थैला बंधा होता था, जिसमें वो सामान डालते जाते थे। और इसी वाटर सिस्टम पे सारा काम चलता था। कभी किसी को आवश्यकता पड़ती भी नहीं थी इतने पैसे की, और जैसे पड़ गई मेरे फादर साहब को, तो किसी के पास इतने पैसे 10 रुपये थे ही नहीं, सबके मिला करके वे। तो उस विचित्र समय में जो सौहार्द, जो प्यार, ममता, लोगों में जो स्नेह, जो आपस में विश्वास और श्रद्धा, सम्मान, वो सब जो था, वह उस पीरियड को सबसे अच्छा पीरियड मेरा बना देता है ज़िंदगी का। क्योंकि वैसा सौहार्द, वैसा साथ मिलकर रहने का तरीका फिर दोबारा कभी मिला ही नहीं। हम लोगों के घर भी, डोगराओं के घर हमेशा थोड़े डिफरेंट हुआ करते हैं। जहाँ पे क्लस्टर में होते हैं, वैसे तो क्लस्टर में होते नहीं, पहाड़ में तो अलग अलग होते हैं मकान, लेकिन जहाँ भी क्लस्टर में होंगे तो हर घर दो घरों के बीच में दीवार पे एक छेद होगा, जिस छेद से एक दूसरे घर में आया जाया जा सके। और सामान अगर लेना है तो आप उसमें से, उसको मोड़ी बोलते हैं, मोड़ी में से आवाज़ दे करके आप कोई भी खाने पीने का सामान है पड़ोसी से मांग सकते हैं। पड़ोसी नहीं होगा तो अपने अगले पड़ोसी को बोलेगा, उससे आ जाएगा। गांव के एंड तक से कोई सामान चीज़ आपको चाहिए तो मिल जाती थी। कैसी सुंदर परंपराएं थी। वो सब ज़िंदगी में मुझे बहुत याद आता है। और वो एक असली विलेज जो है, क्योंकि हिसाब से देखा जाए तो अब तो डोगरास बहुत फॉरवर्ड कम्युनिटी है, समय के साथ वो ही बदले हैं, लेकिन उस ज़माने में 40s और 50s में डोगरास काफ़ी प्रिमिटिव थे। प्रिमिटिव इन द सेंस कि ये जो जे.एंड.के का इलाका है, हालांकि हमारा इलाका बड़ा समृद्ध था, लेकिन रेस्ट ऑफ द जे.एंड.के का इलाका उस वक्त बहुत गरीब हुआ करता था, पुअर हुआ करता था। खास करके कंडी का इलाका बहुत पुअर हुआ करता था। पानी नहीं था, पानी रुकता नहीं था। बरसात तो बहुत होती थी, है ना, लेकिन पानी रुकता नहीं था। छोटी पहाड़ियाँ थी, कच्ची पहाड़ियाँ थी, तो लाइफ डिफ़िकल्ट थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत इतना अच्छापन कैसे मेंटेन किए हुए थे, और एक जो कम्युनिटी लिविंग का एहसास जो है वह इतना गहरा था इस पूरे डोगरा समाज में कि तारीफ़ काबिल था। तो वो सब इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे अगर कोई सबसे अच्छा पीरियड रहता है तो वो मेरा वही जो मैंने उस गांव में गुजारा। बहुत छोटा पीरियड था, लेकिन बहुत सुंदर पीरियड था। और वहाँ का एक एक व्यक्ति मेरे को अब भी याद आता है। मेरा दोस्त डॉक्टर सुभाष, उनकी मृत्यु हो गई, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मेरा बहुत अच्छा मित्र था। तो बहुत सारे मित्र गांव में उस वक्त बने और उनके साथ बहुत अच्छा समय गुजरा। एक उदाहरण और देना चाहूँगा। उस ज़माने में कोई साधन नहीं थे आने जाने के सिवाय घोड़े के। सो बहुत थोड़ा सा भी कोई रिश्तेदार जो अच्छा था वो घोड़े रखता था या साइकिल रखते थे। साइकिल भी रखने लगे थे लोग तब, पर घोड़े का प्रचलन बहुत था। और या फिर लोग पैदल चलना बहुत पसंद करते थे, पैदल ही सब कुछ होता था। सौहार्द इतना ज़्यादा था कि मेरे दादाजी के एक कजन ब्रदर थे, वो कराल के से कोई 10-15 किलोमीटर दूर एक जंगले नाम का गांव था, वहाँ रहते थे। और उनको अपने भाई से साल में 2 बार तो मिलना होता ही था, ज़रूरी होता था, और वो जाते भी थे। जब मैंने थोड़ा होश संभालना शुरू किया तो उन्होंने मेरे दादाजी को कहा
कि पिछली साल तीरथ ने, यानी कि मैंने जो गेहूं बोए थे वो बहुत अच्छे, चावल बोए थे वो बहुत अच्छे हुए। तो हर साल चावलों की फसल पे मैं तीरथ से के हाथ से ये शुरू करवाऊंगा। अब कंपल्शन हो गया। उन दिनों में कोई फ़ोन टेलीफोन या ऐसे तो होता नहीं था, पर गांव से लोग एक दो दूसरे गांव में जाते रहते थे। तो जैसे ही ये आता था समय, तो वो मेरे दादाजी को खबर पहुंचा देते थे कि भाई अब बुआई का टाइम आ गया है, तो तुम तीर्थ को लेके आ जाओ। और मैं और दादाजी दोनों 10-15 किलोमीटर का फैसला पैदल तय करके और फिर उनके पास जाते थे। 2-3 दिन हम वहीं रहते थे और उनकी पूरी बुआई करने के बाद में ही हम वापस आते थे। ये सिलसिला बरसों तक चलता रहा। जब मैं लोहारू भी आ गया तो 1-2 बार मुझे दादाजी ज़बरदस्ती लोहारू से बुला करके उन्होंने और अपने कजन ब्रदर के पास मुझे ले गए और वहाँ पे बुआई शुरू करवाई। इस तरह के जो मैं जानता था, मेरे को उस वक्त भी समझ में आता था कि ये बुआई का नहीं है, मेरे हाथ में कोई शफ़ा ऐसी बात नहीं है, ये एक बहाना है मुझसे मिलने का और अपने कजन ब्रदर से मिलने का, जो उन्होंने साल में 2 बार पक्का मिलने का एक तरीका निकाल लिया कि गेहूं की बुआई के टाइम में और चावल की बुआई के टाइम में मेरा होना ज़रूरी है और मुझे लेके आएंगे मेरे दादाजी। तो इसलिए भाई भी मिलेंगे और मेरे से भी उनकी मुलाकात होगी। मेरा भी बड़ा प्यार करते थे। मेरी जो दादी थी वो चचेरी दादी, वो मीन्स जो उनकी वाइफ थी मेरी दादी लगी, तो वो भी बहुत स्नेह करती थी और उनके आगे बच्चे थे वो भी बहुत स्नेह करते थे। उनकी बेटियां वगैरह, अभी उनकी बेटी हैं पठानकोट के पास ही रहती हैं। सोच रहा हूँ मैं कभी कभी जाऊँगा तो उनसे ज़रूर मिलूँगा। तो ये एक उस समय का एक्सपीरियंस है जो मुझे बहुत सुंदर और अच्छा लगता है और उसको याद करना भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। धन्यवाद।